हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने हर वीडियो में एक एक स्टेप को डिस्कस किया है। स्टेप 1 में जैसे हमने पार्ट 1 वीडियो में स्टेप 1 डिस्कस किया है जिसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर को देखा है। पार्ट 2 वीडियो में स्टेप 2 को डिस्कस किया है जिसमें हम लोगों ने कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट किया है क्रूड मेटल में। और पार्ट 3 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। ठीक है, तो हम लोग तीनों स्टेप जो मेटलर्जी के जनरल कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और वही मैंने आप लोगों को बताया था स्टेप 2 में कि हम लोग इलिंगम डायग्राम को एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक के रूप में दे रखा है ये, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न जो है वो बदल गया है। अब उस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उस पर बनते हैं, तो हम लोग इस इलिंगम डायग्राम को स्किप नहीं कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले तो समझिए कि हमको इलिंगम डायग्राम की जरूरत किस जगह पड़ रही है, किस स्टेप में पड़ रही है। थोड़ा सा मैं समरी आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, स्टेप 1 में मैंने डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब हम लोगों ने माइनिंग करके जो ओर निकाला है उस ओर की जो इम्प्योरिटीज हैं जिसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं वो हमने स्टेप 1 में किया है। ठीक है, बहुत सारे मेथड देखे थे, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फिर फ्रॉथ फ्लोटेशन है, लीचिंग मेथड है। तो इन मेथड के द्वारा हमने ओर को कॉन्सेंट्रेट किया था। ठीक है, तो स्टेप 1 के एंड में हमको क्या मिल गया? कंसंट्रेटेड ओर। हमने ओर में से इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया था। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि इस कंसंट्रेटेड ओर को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करते हैं? मेटल ऑक्साइड में। और फिर इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। तो जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग या तो कैल्सिनेशन फॉलो कर रहे थे या रोस्टिंग फॉलो कर रहे थे। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के एंड हमको क्या मिल रहा था? हमको मेटल ऑक्साइड मिल रहा था। और फिर हम लोग स्टेप 2 का जो सेकंड बी स्टेप है ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, उसमें मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस कर रहे थे। किसमें? हम लोग क्रूड मेटल में रिड्यूस कर रहे थे। तो हम लोग उसी को यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों के पास मेटल ऑक्साइड आ गया है। मैं स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ। मेटल ऑक्साइड कैसे आया? हमने जो कंसंट्रेटेड ओर था उसको या तो कैल्सिनेशन किया है या उसकी रोस्टिंग की है, तो हमको मिल गया है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब इस मेटल ऑक्साइड को हम लोग करते हैं रिड्यूस। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। हमको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो अब इस रिड्यूसिंग एजेंट से क्या होगा भाई? ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? इस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल लेगा। तो ये ऑक्सीजन को निकाल लेगा कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। तो मेटल ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। देखिए, मेटल ऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मेटल, और इसी को हमने क्रूड मेटल बोला था। और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। मैं ऐसे लिख देता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें लग जाएगी ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं आप लोग? जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये रिड्यूसिंग एजेंट का हो गया ऑक्सीडेशन। अब एक चीज समझिए आप लोग कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा और हम लोग टेम्परेचर कौन सा यूज करेंगे, इसके सिलेक्शन के लिए हमको जरूरत पड़ती है इलिंगम डायग्राम। इस इलिंगम डायग्राम को ही शॉर्ट में हम लोग ईडी बोल देते हैं। हम लोग देखेंगे, इस पर आएंगे हम लोग, ईडी, इलिंगम डायग्राम। तो देखिए, फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ टेम्परेचर हम लोग इलिंगम डायग्राम का यूज करते हैं। आगे चल के देखेंगे कि वो सिलेक्शन कैसे होता है। चलिए, तो हम लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट का करना है सिलेक्शन। अब ये जो बेसिक रिएक्शन है इसको मैं आप लोगों की इस रिएक्शन की मैं आपको थोड़े से थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स बताता हूँ जो हमारी मेटलर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, मैं अब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिए,
इस तरह से, ये मेरे पास है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिया है AX, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि मुझको मिल जाएगी मेटल इन द फॉर्म ऑफ, इन क्रूड फॉर्म, और ये मेरे को मिल जाएगा कुछ इस तरह से A2OX। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इस रिड्यूसिंग एजेंट की जो रिएक्शन है उस पर फोकस करिए आप लोग। दिस AX गेट्स कन्वर्ट इनटू A2OX। अब एक और छोटी सी सिंपल रिएक्शन देखिए आप लोग कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये कन्वर्ट हो रहा है ऑक्साइड में, मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। और ये ऑक्साइड फॉर्मेशन जितनी जल्दी होगा, ये ऑक्साइड फॉर्मेशन जितनी जल्दी होगा, मतलब मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन उतनी जल्दी होगा। सीधी सी बात है कि रिड्यूसिंग एजेंट जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब क्या है कि मेटल ऑक्साइड उतनी जल्दी रिड्यूस होगा, हमको उतनी ही जल्दी ये क्रूड मेटल हमको मिल जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये जो मेटल, ये जो आपके पास ऑक्साइड मिल रहा है, ये जो ऑक्साइड मिल रहा है, अगर ये ऑक्साइड जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, या इस ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो मेरे को क्रूड मेटल की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी, और मैं कह सकता हूँ कि क्रूड मेटल मेरे को जल्दी मिलेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की ओर जाती है, और जो प्रोडक्ट स्टेबल बनता है वही प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनता है। दोबारा से बताता हूँ, केमिस्ट्री हमेशा स्टेबिलिटी की ओर जाती है। कोई भी रिएक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो बनाएगा वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा तभी वो ज़्यादा बनेगा, या मैं बोल सकता हूँ कि जो ज़्यादा बनता है वही स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अब हमें इस वाले चेंज का थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल चेक करना है, इस वाले चेंज का। अब एक चीज़ देखिए, हम लोग जानते हैं थर्मोडायनामिक्स में एक इक्वेशन आती है, दैट इज फ्री एनर्जी इक्वेशन। उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। देखिए जब से ये बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, इसीलिए हम लोग किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। पता चले वहीं से एक MCQ क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी, इसको समझिए। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आप लोगों ने 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में इसको डिस्कस किया था। चलिए यहाँ पर डेल्टा G क्या है सर? ये है चेंज इन फ्री एनर्जी, या मैं लिख सकता हूँ फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है जी। डेल्टा H क्या है? दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। T क्या है? ये टेम्परेचर, इट इज इन केल्विन। हमेशा याद रखना टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में। और ये डेल्टा S क्या है? दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। अब ये एंट्रोपी क्या है इसको समझिए आप लोग। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब प्रोडक्ट की जो, ऐसे समझिए कि कोई भी रिएक्शन अपनी रैंडमनेस को बढ़ाते हुए चलती है। जहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा हो रही होगी, रिएक्शन वहाँ पे ज़्यादा फेवर करती है। अब इन सब चीज़ों को समझिए, डेल्टा H, ये T, ये डेल्टा S। अब हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, आप लोग जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होती हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फेवरेबल नहीं होती है। हमें वहाँ पे अपना एफर्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन समझिए स्पॉन्टेनियस है, तो वो रिएक्शन अपने आप फेवरेबल स्टेप है, अपने आप वो रिएक्शन हो जाएगी, हमको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो मेन डेल्टा G है, इस पर फोकस करना है हमको। अब देखिए इस डेल्टा G की 3 वैल्यू आती हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए अगर डेल्टा G की वैल्यू है 0, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा G की वैल्यू है नेगेटिव, दैट मीन दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस।
अगर ये डेल्टा जी की वैल्यू है पॉजिटिव, याद रखना ये रिएक्शन कैसी होगी, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो याद रखिए दोबारा से कि ये जो डेल्टा जी की वैल्यू है अगर वो जीरो है दैट मीन दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन इज फेवरेबल। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब एक चीज समझिए, तो मैं मेटलर्जी में फेवरेबल रिएक्शन को फेवर करूंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए मेटलर्जी जो है वो इंडस्ट्रीज में होती है और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी कॉस्टिंग कम आ रही है। मेटलर्जी में जितनी कम कॉस्टिंग आएगी, हमारा जो मेटल हमको लास्ट में मिलने वाला है उसकी कीमत भी कम होगी। अगर मान लीजिए कि हमने किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के द्वारा लोहा बना लिया तो उस लोहे की कीमत क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोग मेटलर्जी में फेवरेबल रिएक्शन को फेवर करते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो कैसे भी करके हमें मेटलर्जी रिएक्शंस कैसी करनी है, हमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करनी है। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या टेम्परेचर की कंडीशन होनी चाहिए, क्या डेल्टा एस की वैल्यू होनी चाहिए कि हमको डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव मिले, वो केस हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एनी हाउ हमें टेम्परेचर और डेल्टा एस की वो वैल्यू देनी है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आए, नेगेटिव आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई डू वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट, वाई डू वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको समझिए आप लोग। देखिए अगर मैं केवल टेम्परेचर के द्वारा ही किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में डिकम्पोज करना चाहूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर देते हैं तो ये हमको सिंपल Hg और O2 में ऐसे डिकम्पोज होकर मिल जाएगा। दिस मरकरी कैन ईजिली गेट डिकम्पोज, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। लेकिन हर मेटल ऑक्साइड को हम लोग ऐसे डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ऐसे समझिए कि जैसे ये है मेरे पास C+O2 गिव्स आउट CO2, ठीक, यहाँ पर है मेरे पास Ag2O, ठीक, यहाँ पर है Hg2O और ये है मेरे पास ZnO, ठीक। ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2, सॉरी ये टेम्परेचर है, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। आप लोग देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड को अगर मैं डिकम्पोज करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये Zn और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इतना टेम्परेचर अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो मेटलर्जी में हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को उसको ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड यूज़ कर लेते हैं, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं। तो हर मेटल ऑक्साइड को हम लोग केवल पायरोमेटलर्जी के द्वारा ही डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक जनरल रिएक्शन से थर्मोडायनामिक को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है AX और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग जानते हैं ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होके बना देगा A2OX। समझिए ये एक थर्मोडायनामिक रिएक्शंस है और हम लोग जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट विल गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, और ये मेरे को ऑक्साइड मिल जाएगा। और हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन डेल्टा जी। अच्छा, ये जो डेल्टा जी है दैट इज द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड। तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन बराबर क्या होगा सर, ये होगा डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। अब इसको समझिए, देखो यहाँ पर कोई भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग जानते हैं कि हीट इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व होगी, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा H की वैल्यू क्या आने वाली है, मैक्सिमम केसेस में क्या आने वाली है, नेगेटिव। मतलब द ऑक्साइड फॉर्मेशन इज ऑलवेज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए ऑक्साइड फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दैट मीन इट इज अ टाइप ऑफ कंबशन एंड कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। चलिए अब एक चीज देखें यहाँ पर
टेम्परेचर तो मैं सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को टेम्परेचर ज़्यादा लेना है या कम लेना है। अब एक चीज़ समझिए, ये जो डेल्टा एस है दिस इज़ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, और हम लोग डेल्टा एस को निकालते कैसे हैं, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, दैट इज डेल्टा एस बराबर एस प्रोडक्ट या एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। मतलब कैसे, द एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये डेल्टा एस है। अब ऐसे मान के चलिए कि डेल्टा एस की वैल्यू, ये जो डेल्टा एस है इसकी वैल्यू है नेगेटिव, इस डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप लोग खुद देखिए ये नेगेटिव है ऑलरेडी, ये माइनस बाहर, और ये जो डेल्टा एस की वैल्यू है ये भी नेगेटिव है। तो आप एक चीज़ देखिए, ये माइनस और ये पूरा माइनस, दोबारा से मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन बराबर डेल्टा एच नॉट। अच्छा मैं इसको मॉड में लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस, इसको मैं मॉड में लिख देता हूँ। ये क्या है, नेगेटिव, ये बाहर क्या है, नेगेटिव, और देखो टेम्परेचर और ये डेल्टा एस किस में है, नेगेटिव में है, तो आप लोग जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस। तो अब एक चीज़ देखिए, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच की वैल्यू किस में है, यहाँ पर नेगेटिव में है, तो यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव किस केस में आएगी, जहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन है टी डेल्टा एस के। इसका मतलब क्या है कि मुझको टेम्परेचर कम लेना चाहिए। अगर मान लीजिए ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब मेटल ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन एंट्रोपी चेंज कैसा हो रहा है सर, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट साइड में एंट्रोपी कम हो रही है, रिएक्टेंट साइड में एंट्रोपी ज़्यादा थी। हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है, जब ये डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, किससे, टी डेल्टा एस से, तभी तो हम लोग देख रहे हैं ये माइनस आ पाएगा। तो इसका मतलब टी डेल्टा एस की वैल्यू कम कब होगी, जब टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एट लोअर टेम्परेचर। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो टेम्परेचर पता चल गया आप लोगों को, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग सिंपल, और हमको ये पता चल गया कि किसी रिएक्शन में लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत कब पड़ेगी। अब मान लीजिए मेरे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मॉड में लिखता हूँ माइनस टी डेल्टा एस, इसको मैंने मॉड में लिख दिया। अब मान लीजिए कि जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल देखो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच तो ऑलरेडी नेगेटिव में ही है, तो ये माइनस ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये जो रिएक्शन है एट ऑल टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे हमारे लिए कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होंगी, भाई ये वाली, जहाँ पर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच तो ऑलरेडी ही नेगेटिव फॉर्म में है। तो आप लोगों को ये दोनों केस अच्छे से याद रखने हैं कि किस केस में लोअर टेम्परेचर चाहिए और किस केस में एट ऑल टेम्परेचर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है। अब आप लोग आइए इस इलिंगम डायग्राम पर। तो पहली बात तो ये समझिए कि हम लोग इलिंगम डायग्राम ड्रॉ किस किस के बीच में कर रहे हैं। तो देखिए ये है मेरे पास डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन किलोजूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन किलोजूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन, और नीचे क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ये आपको याद रखना है। अब आप एक चीज देखिए, इस ग्राफ में आप लोगों को तीन तरह के कर्व दिखाई दे रहे हैं। एक कर्व है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक, एक कर्व आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से नेगेटिव स्लोप वाला, और कुछ कर्व आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ऐसे पॉजिटिव कर्व वाले। तो ये तीन तरह के कर्व कैसे बनते हैं एक एक करके मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तीन तरह के कर्व हैं। पहले मैं डिस्कस करता हूँ इस कर्व नंबर 1 को, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए मेरे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स CO2।
हम यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखेंगे। कार्बन क्या है, दैट मीन्स सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है, गैस, और CO2 क्या है, गैस, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा H मतलब एक्सोथर्मिक नेगेटिव में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी। आप लोग जानते हैं कि ऑक्साइड फॉर्मेशन जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। चलिए अब मैं इसके लिए थर्मोडायनामिक इक्वेशन लगाता हूँ। तो देखो डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब देखिए आप लोग, टेम्परेचर एक फिक्स वैल्यू होगी जिस पर ये फॉर्मेशन हो रहा है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है। मैं बात करता हूँ डेल्टा S पर। हम लोग डेल्टा S कैसे निकाल रहे हैं, देखिए हम लोग निकाल रहे हैं एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो आप लोग देखिए यहाँ प्रोडक्ट 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, ठीक, और रिएक्टेंट साइड में भी 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। हम लोग जानते हैं सॉलिड की एंट्रोपी 0 आती है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या आ गया, ये आ गया 0। अब एक चीज़ देखिए, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा H। और ये डेल्टा H क्या है भाई, ये एक फिक्स वैल्यू है। डेल्टा भाई देखिए ये डेल्टा H नॉट ये फॉर्मेशन है फॉर 1 मोल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो ये जो फिक्स वैल्यू है दैट मीन्स जो डेल्टा G का ग्राफ है, मतलब देखिए अगर मैं डेल्टा G और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचता हूँ, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है, मेरे पास दिस वन, ये इक्वेशन है मेरे पास, मैं डेल्टा G और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचता हूँ, तो आप लोग जानते हैं ये लीनियर इक्वेशन, देखो y इज इक्वल टू ये बन जाएगा C, ये माइनस ये M, और ऐसे लिखिए डेल्टा H है C, टेम्परेचर मैंने लिया है x एक्सिस पर, और डेल्टा S है M। तो यहाँ पर इस कंडीशन में मैं देखिए डेल्टा G y एक्सिस पर, टेम्परेचर x एक्सिस पर, और डेल्टा S की वैल्यू क्या है 0, मतलब इस ग्राफ का, इस कर्व का कोई स्लोप नहीं है। तो सिंपल डेल्टा G किसके बराबर आ रही है, डेल्टा G बराबर आ रही है डेल्टा H नॉट के। तो मेरे को कुछ इस तरह का कर्व मिल जाएगा। तो वो इस तरह का कर्व ये रहा, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2। समझ में आ रहा है, इलिंगम डायग्राम किस किस के बीच में खींचा जा रहा है, डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन किलो जूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस टेम्परेचर। ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्यों आया वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। अब दूसरा केस समझिए, दूसरा केस क्या है, देखो मैं दूसरा केस लेता हूँ इस रिवर्स वाले को, ठीक है, ये रहा 2। मैं कर्व 2 डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये था कर्व नंबर 1, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कर्व नंबर 2। चलिए यहाँ पर है 2C प्लस O2, 2C प्लस O2 gives out 2CO, that is also in gas। अब यहाँ देखिए हमको देखना है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H, ये स्टैंडर्ड माइनस T डेल्टा S, ठीक है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले डेल्टा S की बात करूँ तो डेल्टा S बराबर है SP माइनस SR। तो डेल्टा S बराबर देखिए प्रोडक्ट क्या है भाई, प्रोडक्ट है 2 मोल्स है, और यहाँ रिएक्टेंट जो है देखिए इस वाले स्लोप की बात कर रहा हूँ, इस वाले कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की 2C प्लस O2 गिव्स आउट 2CO। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 2 मोल ऑफ गैस है और रिएक्टेंट साइड में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये मेरे को फाइनली कितना मिल जाएगा, डेल्टा S बराबर +1, याद रखना है। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ, देखिए डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन बराबर डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा S की वैल्यू क्या है प्लस में, तो ये देखो ये प्लस है, ये ओवरऑल, तो यहाँ पे आ जाएगा T डेल्टा S। आप लोग देख रहे होंगे कि ये है Y, ये है C, ये है M और ये है X। तो M कैसा है, यहाँ पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो कैसा कर्व आएगा, कुछ इस तरह का कर्व आएगा। तो आप लोगों को कर्व नंबर 2 पता चल गया कि कर्व नंबर 2 इनवर्ट कैसे आ रहा है, इनवर्स क्यों आ रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जैसे इसके लिए कर्व नंबर 3 के लिए, देखो ये इस वाले कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2CO प्लस O2 गिव्स आउट 2CO2। इसको देखिए मैं यहीं पर इसको डिस्कस कर देता हूँ बहुत छोटे से फॉर्म में। देखो कर्व नंबर 3 को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, 2CO गैस फॉर्म में है प्लस O2 गिव्स आउट क्या है
2CO2, ठीक है, यहीं पर ये गैस और ये भी गैस। और सबसे पहले मैं डेल्टा एस ही निकाल देता हूँ। डेल्टा एस बराबर SP माइनस SR। प्रोडक्ट साइड में कितना है 2, रिएक्टेंट साइड में देखो 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितने हो गए 3, तो ये कितना आ गया -1, ठीक। तो देखो डेल्टा Z0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस T। डेल्टा एस किस में आ रहा है भाई, डेल्टा एस आ रहा है माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा H0 फॉर्मेशन प्लस T डेल्टा एस। यहाँ पर स्लोप कैसा आ रहा है, यहाँ पे स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ये ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। हम लोग इलिंगम डायग्राम खींच रहे हैं डेल्टा Z0, ठीक, और टेम्परेचर इन केल्विन के बीच में। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर पहले तो ये बताया कि इलिंगम डायग्राम किस किस के बीच में है, और इलिंगम डायग्राम में ये जो 3 तरह के कर्व आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, मैंने एक एक करके सारे तीनों एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब हम लोग यहाँ इस इलिंगम डायग्राम में ये देखते हैं कि ये जो इलिंगम डायग्राम है ये है डेल्टा G की वैल्यू 0 और ये 0 से नीचे वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स डेल्टा Z0 फॉर्मेशन फॉर ऑक्साइड इन किलोजूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमको ये सारी वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है, माइनस माइनस माइनस, ये सब की सब वैल्यू किस में है, ये है 1300, ठीक है, ये सब की सब वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है। डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दैट मीन द रिएक्शन इज फेवर्ड। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग एल्युमिनियम, क्रोमियम, जिंक, मरकरी, यहाँ पर इनके ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, देखिए हम लोग कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो उस रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या बन जाएगा, खुद ऑक्साइड बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैं एल्युमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करूंगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होकर क्या बना देगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, Al2O3। और अगर ये Al2O3 की वैल्यू डेल्टा G में नेगेटिव है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, इन सब केसेस में मैंने मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे लिया है। अब मैं मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यहाँ पर लिखता हूँ। ऐसे समझिए, मेरे पास है कोई मेटल, मान लीजिए मेटल, और इसकी वैलेंसी X है, और मैं कर रहा हूँ इसको ऑक्सीडाइज, तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, मुझे मिल जाएगा M2OX, ठीक है। अच्छा, मेटल जनरली किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है। एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उनके मेटल ऑक्साइड का होता है, तो डेफिनेटली ये भी किस में होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। मैं पर्टिकुलर अब मेटल का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलग से 3 एग्जाम्पल इससे पहले वाले अभी करा दिए हैं। अब मैं मेटल को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको समझिए। देखो, इन रिएक्शंस में अगर मैं डेल्टा S की वैल्यू पता करूँ तो देखो डेल्टा S बराबर होता है SP माइनस SR। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में वही क्या है मेरे पास, ये 0 है क्योंकि सॉलिड की एंट्रोपी नहीं लेते हम लोग, 0 माइनस रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो डेल्टा S की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है सर, ये वैल्यू आ रही है माइनस में 1, ठीक है सर। अब देखो, मैं जानता हूँ डेल्टा Z0 फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा H0 फॉर्मेशन माइनस T डेल्टा S, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा S की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो भाई सीधे सीधे क्या आ गया, डेल्टा Z0 फॉर्मेशन डेल्टा H0 प्लस, और ये आ गया मेरे पास T डेल्टा S। हम लोग ये तो जानते हैं कि डेल्टा H0 फॉर्मेशन किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो ये डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी भाई, जब डेल्टा H0 फॉर्मेशन की वैल्यू T डेल्टा S से ज़्यादा होगी। ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तभी तो हो पाएगा ये डेल्टा G0 फॉर्मेशन नेगेटिव, तभी हो पाएगा जब डेल्टा H0 फॉर्मेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड में। चलिए, अच्छा अगर मैं अब इसका ग्राफ बनाता हूँ, यही इलिंगम डायग्राम बनाता हूँ, तो देखो इलिंगम डायग्राम में ये डेल्टा G0 फॉर्मेशन और यहाँ पर टेम्परेचर, ये है मेरे पास y एक्सिस, ठीक, ये है मेरे पास x, इसके साथ क्या मिल जाएगा मुझको, स्लोप, और ये क्या है c। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो मेरे को ग्राफ कैसा मिलेगा भाई, कुछ ऐसा मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। आप लोग देख रहे होंगे, देखो लगभग सभी मेटल्स में इस मेटल का देखो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। केवल मैंने इसको नेगेटिव स्लोप के साथ में दिखाया है। क्यों दिखाया है इसको मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो मेटल को जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करेंगे तो इनका स्लोप कैसा बनेगा सर? ये स्लोप पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस वजह से इनका स्लोप अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाता है। चलिए अब एक चीज़ और देखिए आप लोग यहीं पर कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे 273 केल्विन, 673 केल्विन, ये धीरे धीरे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो इस स्लोप जो है पॉजिटिव की ओर ऐसे ऐसे जाता जा रहा है। आप लोग देखिए एल्युमिनियम का कुछ ऐसे है, क्रोमियम का थोड़ा सा और, ये जिंक का और, इधर मरकरी का देखूं तो एकदम ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इन मेटल्स का स्लोप जो है वो पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो आप देख लीजिए, देखो यहाँ पर T की वैल्यू बढ़ाने से, आप लोग देख रहे हैं T की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये पूरा ओवरऑल ये वाला फैक्टर बढ़ेगा, और ये वाला फैक्टर बढ़ेगा तो डेफिनेटली डेल्टा G की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। डेल्टा G की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। तो क्योंकि देखो ये है नेगेटिव, ये नेगेटिव है, और अगर ये पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा तो डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? पॉजिटिव। तो आप लोग देखिए धीरे 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 ये पॉजिटिव डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी, इसीलिए हम लोग हाई टेम्परेचर भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। हम लोगों को लिमिटेड टेम्परेचर ही यूज़ करना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही यूज़ करना है जिसमें हम लोग किसी एलिमेंट को, किसी मेटल को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, मैंने मेटल के केस में आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप लोग, देखो जिंक के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप, लेकिन अचानक से ये स्लोप जो है एकदम स्ट्रेट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को अगर मैं नीचे ऐसे बढ़ाऊं तो ये जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मतलब इस टेम्परेचर पर इस रिएक्शन में फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। अब जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं, मैं देखिए मैंने लिया 2Zn किस फॉर्म में है सर? सॉलिड में, प्लस O2, और मैंने यहाँ पे बना दिया 2ZnO। हम लोग जानते हैं भाई ये सॉलिड, ये गैस, और ये क्या है? सॉलिड है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर इस टेम्परेचर से, मतलब टेम्परेचर ये लगभग 1073 मान लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि ये टेम्परेचर 1073 है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको दोबारा से सुन लेना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है टेम्परेचर की। लेट अस कंसीडर कि ये जो टेम्परेचर है 1073 से नीचे, ठीक है, ये जो जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 1073 को क्रॉस करेगा, जैसे ही टेम्परेचर 1073 को क्रॉस करेगा तो ये सॉलिड किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा लिक्विड में। हम लोग जानते हैं जिंक कैसा है, एक लो मेल्टिंग पॉइंट है और एक ब्रिटल नेचर का है। जब हम लोग इसको टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ये सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अब आप लोग देखिए इस कंडीशन में अगर मैं डेल्टा एस निकालता हूँ तो एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड में 0, रिएक्टेंट साइड में 1, तो -1 बन रहा है ये। लेकिन जैसे ही ये लिक्विड हो रहा है तो डेल्टा एस, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट, ये तो 0 है ही। अब यहाँ पे भाई सॉलिड से ज़्यादा एंट्रोपी किसकी है? लिक्विड की। लिक्विड और एक गैस ऑलरेडी हमारे पास है ही। इसका मतलब क्या है कि ये जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव हो रही है जिंक के केस में अगर टेम्परेचर 1073 से ज़्यादा किया जाता है। ठीक, तो जब ये डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा होगी तो समझिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और जब ये वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा होगी डेफिनेटली तो टी डेल्टा एस क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब टी डेल्टा एस ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? 0 से ज़्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव की ओर जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पर ये एकदम स्लोप खड़ा हो जाता है एकदम, जैसे यहाँ पे मरकरी के केस में देखिए आप लोग, इस टेम्परेचर पर ये एकदम सीधा खड़ा हो गया ऐसे, तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर पर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। जैसे जिंक तो सॉलिड से चेंज हो गया लिक्विड में, और मरकरी किस फॉर्म में है? मरकरी है लिक्विड फॉर्म में। हम लोग जानते हैं मरकरी प्लस O2 गिव्स आउट 2Hg
ठीक है, 2HgO। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये सॉलिड से सीधे किस में आ जाता है, ये गैस में बदल जाता है। तो इसीलिए इस टेम्परेचर के बाद ये एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को इलिंगम डायग्राम में क्या बताया, देखिए कि ये कर्व 3 तरह के हैं और इन कर्व का जो ज़्यादातर जो कर्व है उनका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और कुछ का कर्व एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। वो किस टेम्परेचर पर है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर है। अब इलिंगम डायग्राम से एमसीक्यू क्या बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। समझिए कि देखो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है Al2O3, क्रोमियम का ऑक्साइड बन रहा है Cr2O3। एल्युमिनियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू है ये, ठीक, मान लीजिए 1050 है, मान लीजिए ये वैल्यू है 1050, और यहाँ पे Cr2O3 बन रहा है और ये वैल्यू मान लीजिए ये है 780 फॉर एग्जाम्पल। अब आप लोग मुझको बताइए, ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना है इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में 1050 है, और क्रोमियम का जो ऑक्साइड बना है Cr2O3 उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू -780 है। तो किस ऑक्साइड का फॉर्मेशन फेवरेबल होगा, जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी? तो डेफिनेटली ये वाला ऑक्साइड जल्दी बन जाएगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझिए कि आपको एक रिएक्शन दे दी एल्युमिनियम प्लस Cr2O3, यहाँ पे ऐसे दे दिया Al2O3 प्लस Cr, इसको बैलेंस कर लेते हैं। और यहाँ दे दिया ये क्रोमियम प्लस Al2O3 इस तरह से, तो ये बन जाएगा Cr2O3 प्लस ये 2 एल्युमिनियम। ठीक है, ये आपके पास 2 रिएक्शन दे दी, आपसे पूछ लिया गया विच रिएक्शन इज फीजिबल या विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या विच रिएक्शन इज फेवरेबल। तो सीधी सी बात है भाई, जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी वो रिएक्शन मोर फेवरेबल होगी। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ पर एल्युमिनियम इज चेंजिंग इनटू Al2O3 और यहाँ क्रोमियम इज चेंजिंग इनटू Cr2O3। तो मेरे पास प्रोडक्ट है यहाँ पर Al2O3 और यहाँ पर है Cr2O3। जिस ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी वो रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगी। तो सीधी सी बात है Al2O3 कहाँ आ रहा है, देखिए क्रोमियम से नीचे आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि Al2O3 का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, Al2O3 का फॉर्मेशन होगा इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम क्या हो रहा है भाई, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एल्युमिनियम किसकी तरह काम कर रहा है, एल्युमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हमने यूज़ किया है। तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि इलिंगम डायग्राम में जो मेटल नीचे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर लेंगे। जैसे एल्युमिनियम किसको रिड्यूस कर देगा, यहाँ पर एल्युमिनियम क्रोमियम को रिड्यूस कर देगा, क्रोमियम किसको कर देगा, जिंक को, जिंक किसको कर देगा, मरकरी को। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए कि मान लीजिए ये तो हमने पता कर लिया कि जो जिससे नीचे आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ द लोअर वन will reduce the higher ones। ठीक है, will reduce the higher ones, इस तरह से देखिए। चलिए अब देखें हम लोग, मान लीजिए मैं लेता हूं यहां जिंक ऑक्साइड के फॉर्मेशन को, मैंने लिया जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन, और चलो मैं इस ग्राफ को यहाँ ऐसे बता देता हूँ। देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन तो इस तरह से बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि ये है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, ये है टी, ठीक, और ये हम लोग जानते हैं ये है C+O2 CO2, C+O2 गिव्स आउट CO2, और मैंने लिया है जिंक, तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, Zn+O2 इट विल गिव 2ZnO, ठीक है, और एक और है हमारे पास 2C, कुछ इस तरह से 2C+O2 गिव्स आउट 2CO, ठीक है, और एक और है 2CO+O2, कुछ इस तरह से
2CO प्लस O2 गिव्स आउट 2CO2। अब एक चीज़ देखिए, ये जो मेरे पास जिंक का ऑक्साइड होके बनना है, जिंक ऑक्साइड, इस जिंक ऑक्साइड के कर्व से नीचे जितने भी चीज़ें आ रही हैं वो सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ हो सकती हैं। दोबारा से सुनिए, जिंक ऑक्साइड के कर्व से नीचे जो भी आ रहा है वो सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन आ रहा है? देखो, एक तो आ रहा है कार्बन और एक आ रहा है यहाँ पर ये दूसरा वाला कर्व, ये इससे नीचे आ रहे हैं। अब दोनों आ रहे हैं, लेकिन दोनों में से फेवरेबल कौन सा है? तो हम लोग सीधी सी बात देखेंगे कि जहाँ पर टेम्परेचर कम यूज़ हो रहा होगा वो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा। भाई ये भी रिड्यूस कर सकता है, ये भी रिड्यूस कर सकता है जिंक को, लेकिन हम लोग जहाँ पर टेम्परेचर कम यूज़ हो रहा होगा हम लोग उस रिएक्शन को फेवरेबल बना देंगे। चलिए अब एक चीज़ देखो, टेम्परेचर कैसे निकालें हम? टेम्परेचर के लिए मैं यहाँ पर ऐसे लाइन खींचूँ नीचे, ये टेम्परेचर है T1, ठीक, और यहाँ पर ऐसे इसको देखूँ और यहाँ पर ये टेम्परेचर है T2। हम लोग जान रहे हैं T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है 2C प्लस O2 गिव्स आउट 2CO, ये मेरे लिए फेवरेबल है। एक चीज़, जो लोअर वाले मेटल हैं इट विल रिड्यूस द हायर वंस। अगर मान लीजिए हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का ऑप्शन है तो हम लोग उस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करेंगे जिसके लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा इलिंगम डायग्राम के बारे में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने सारे आपके साथ पॉइंट वाइज डिस्कस किए हैं। और अगर फिर भी कोई आप लोगों को डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 से 3 टाइम्स देखेंगे, वॉच करेंगे, तब आप लोगों को ये चैप्टर, ये वाला जो टॉपिक है एकदम पर्टिकुलर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो आप लोगों को फोकस्ड रह के इसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।